बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने द सेल चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया हुआ था और डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स थे और सेल का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में ही आज हमारी कंटिन्यूएशन है राइबोसोम के हवाले से। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो हैं ये क्या होते हैं, सेल्स में इनका क्या फंक्शन है, इसी के बारे में ही आज हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये नॉन मेम्ब्रेनस यानी ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, ये कई तरह के हो सकते हैं। कुछ मेम्ब्रेनस होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और कुछ के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, और राइबोसोम भी उन्हीं में से ही एक है, ठीक है। एक ये नॉन मेम्ब्रेनस हो गया। और जब इसको हम लोग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वैसे तो ये आम माइक्रोस्कोप से तो नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे अपीयर्ड एज द टाइनी ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे दानेदार चीज़ों की ज़रूरत पे नज़र आते हैं। अपीयर एज टाइनी, टाइनी के मतलब छोटे से, ग्रैन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर्स की सूरत में ये नज़र आते हैं सेल के अंदर। तो एक तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये जो है नॉन मेम्ब्रेनस है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं बोथ, दोनों में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो यानी बैक्टीरिया वगैरह हो, उनमें भी राइबोसोम होते हैं, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हों जिनमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस मौजूद, वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये दोनों में मौजूद होते हैं, एमसीक्यू में बता देना है। उसके बाद इसकी जो डिस्कवरी है, इसको डिस्कवर किसने किया था, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पैलेड। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1955 में। तो ये आपने इसमें बताना है 1955 में। तो ये तो हो गई इसकी डिस्कवरी के हवाले से। फिर आ जाएं इसकी कंपोजिशन के हवाले से। कंपोजिशन शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये कौन कौन से कंपाउंड से, केमिकल स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं दोनों, और होते भी आलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होते हैं। यानी इक्वल अमाउंट जो है आरएनए की, और इक्वल अमाउंट यानी 50-50 यूँ समझ लें, अमाउंट में ही ये भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया। ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि दोनों जो मिल गए हैं, तो यानी आरएनए भी है और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन भी हैं, तो दोनों मिलके क्या बना दिया, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर कोई पूछ ले कि ठीक है जो राइबोसोम है वो आरएनए से मिलके बने होते हैं, तो कौन सा आरएनए, क्योंकि आरएनए भी तो 3 तरह के हम पढ़ चुके हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि ये जो आरएनए है ये राइबोसोमल आरएनए इसमें मौजूद होता है, इसके बनाने में इसको हेल्प आउट करता है। अब सेल के अंदर अगर हम बात करें
टाइप्स ऑफ राइबोसोम की, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, सेल के अंदर राइबोसोम्स कितनी किस्म के होते हैं, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल के हवाले से। तो आपने ये बता देना है कि ये दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, दो तरह के, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो तरह से राइबोसोम, दो तरह के राइबोसोम होते हैं। एक को हम कह सकते हैं एक फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री आज़ाद होते हैं, और एक जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, जो किसी चीज़ के साथ चिपके हुए होते हैं। तो दो कंडीशंस होगी राइबोसोम की। राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में आज़ाद भी हो सकते हैं, अटैच भी हो सकते हैं। अगर तो आज़ाद होंगे तो वो फ्रीली डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मतलब फैले हुए होते हैं, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, और वो साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। और जो अटैच्ड होंगे वो हम पढ़ के भी आ चुके हैं, वो अटैच्ड होते हैं किसके साथ, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेट मी ड्रॉ डायाग्राम। ये आ गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो कि आज़ाद साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बनाते हैं। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी वजह से बनता है कि उससे राइबोसोम अटैच होते हैं। एक तो आपने ये बता देना है। अब देखने को तो ये राइबोसोम जो हैं छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर की सूरत में दिखाई देते हैं, लेकिन इसको जब हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं तो एक्चुअली राइबोसोम जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। राइबोसोम टू सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे ये देखें, ये राइबोसोम देखने में आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इसको जब आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आ गया इसका एक सब यूनिट राइबोसोम का, और इसी तरह ये हमारे पास राइबोसोम का दूसरा सब यूनिट आ गया। ठीक होगी बात। तो ये राइबोसोम जो है ये बुनियादी तौर पे टू सब यूनिट से मिलके बनता है। तो ज़ाहिरी बात है कि जो इसमें एक बड़ा सब यूनिट है और एक, तो ये जो बड़े साइज़ का है ये कहलाएगा लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट। तो ये इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, तब जाके मिलता है, इस दोनों सब यूनिट्स मिलते हैं तो जाके हमारा राइबोसोम जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इसके अंदर जैसे मैंने बताया इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, और एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें एक वाज़े न्यूक्लियस, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी तरह एक और सेल्स भी हैं जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनमें एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दोनों में ही, जैसे शुरू में ही बता दिया था, इनके अंदर राइबोसोम होते हैं। इसमें जो लार्जर यूनिट है वो होता है, यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, 60S, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो है, स्मॉलर सब यूनिट वो होता है 40S। ठीक है। S क्या है? S एक यूनिट है, उसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ये उस साइंसदान के नाम पे है जिसने ये जो था सिस्टम जो था ये लॉन्च किया था। ये क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ।
प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है, पहले तो आपने एमसीक्यू में याद कर लेना है कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम जो होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू यूकैरियोट्स। होता ये भी 2 सब यूनिट्स पे ही है, यानी इसका लार्जर सब यूनिट जो है वो होता है कितने एस जी, 50s, और स्मॉलर सब यूनिट जो उसका होता है वो कितने एस होता है, वो होता है 30s। तो लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अगर तो बात करेंगे आप लोग किसकी बात करेंगे, यूकैरियोट की, तो ये हो जाएगा 60s, ये हिस्सा हो जाएगा 40s। और अगर ये राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स का तो ये लार्जर सब यूनिट 50s और ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा 30s। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो हो गए स्वेडबर्ग यूनिट अलग-अलग, लेकिन जब दोनों यूनिट्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद ये बन जाते हैं, हाँ बनना तो चाहिए था इसको 100s, लेकिन ये बन जाते हैं 80s, ठीक है। और ये बनने चाहिए थे 80s, ये बन जाते हैं 70s। अब ये क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि 60 + 40 100 होता है, और 60 के साथ अगर 40 को मिलाया जाए तो 100 हो जाएगा। इसी तरह 50 में 30 मिलाया जाए तो हमारे पास 80 आना चाहिए। तो ये उल्टा है, जो इसकी वैल्यू कम क्यों हो रही है? बेसिकली ये जो स्वेडबर्ग है, स्वेडबर्ग जैसे साइंसदान जिसका नाम स्वेडबर्ग ही था उसी के नाम पे ही है, ये एक मेजर ऑफ पार्टिकल साइज है बेस्ड अपॉन द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट पे ये वैल्यूज़ निकली हुई हैं। अब सेडिमेंटेशन रेट होता क्या है? देखें, शुरू में आपको बताया था कि जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होता है, जैसे कि ये देखें, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो लार्जर सब यूनिट जो है वो अलहदा हो जाता है और स्मॉलर सब यूनिट अलहदा हो जाता है। और जब ये मशीन स्टॉप होती है तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ये नीचे की तरफ को बैठना शुरू हो जाते हैं। जैसे लस्सी है, लस्सी बनाते हैं, लस्सी को हिलाना छोड़ दें तो दही नीचे बैठना, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये लार्जर सब यूनिट जो है अगर इंडिपेंडेंटली नीचे की तरफ बैठेगा तो वो 60 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बैठेगा, 60 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आएगा। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड, इसी वजह से ये नाम पड़ गया सेडिमेंटेशन रेट। बेसिकली टाइम को विजिट कर रहा है कि ये जनाब 60 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरेगा और ये 40 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरेगा। लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे ये देखें, लार्जर को और स्मॉलर को अगर मैं जोड़ दूं तो जब ये सेडिमेंट होगा, जब ये नीचे बैठेगा तो उस टाइम 100 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं होगी इसकी, बल्कि ये हो जाएगा 80 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे बैठेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? होता ये है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कागज़ हो, उस कागज़ को आप लोग 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें, फाड़ दें उसको, एक छोटे हिस्से में और एक बड़े हिस्से में। आपने उसको टीयर कर दिया, ठीक है। अब जब उनको आप छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो हिस्सा है इसका, ये जो बड़ा हिस्सा है ये तेज़ी के साथ नीचे की तरफ को आएगा क्योंकि ये वज़नी है, और ये जो है ये हल्का। इसी तरह ये जो बड़ा टुकड़ा था ये तेज़ी से नीचे आएगा, छोटा जो है ये स्लो आएगा। लेकिन अगर इस कागज़ को दोबारा उसी साइज़ का कागज़ आप दोनों को दोबारा जोड़ दें या उसी साइज़ का एक और कागज़ ले लें, दोनों को इसको इकट्ठे करके फेंकें तो ये थोड़ा टाइम लेगा। यानी अगर बड़ा टुकड़ा जो है जल्दी गिर रहा है, छोटा बाद में गिर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो और टाइम लेगा, यानी उसकी जो गिरने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखें, जब भी आप किसी 2 चीज़ों को जोड़ते हैं
तो सरफेस एरिया तो कम हो जाता है लेकिन एरिया बड़ा हो जाता है, और एरिया बड़ा होने की वजह से उसको गिरने में टाइम लगता है, और हवा उसको क्योंकि क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है, इसी वजह से। इसकी एग्जांपल एक और भी ले लें। अगर आपके पास 100 किलोग्राम का एक गोला हो, एक बॉल हो लोहे की, और 100 किलोग्राम का ही आपके पास एक हवाई जहाज़ हो, दोनों को एक ही हाइट से फेंक दें। अब क्या हुआ कि गोला जो है वो बहुत तेज़ी से गिरेगा, लेकिन जहाज़ जो है उसके, हालांकि दोनों का वज़न क्या है, सेम है। होता क्या है कि जहाज़ का क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है, उसको गिरने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको हवा फ्रिक्शन देती है और वो ग्लाइडिंग करते करते नीचे गिरता है, जबकि सर्फ जो गोल चीज़ है उसको फ्रिक्शन नहीं मिलती, वो जल्दी। तो इसी वजह से होता ये है कि जब अलग-अलग गिराते हैं तो बड़ा यूनिट 60 माइक्रोमीटर पर सेकंड, छोटा 40 माइक्रो, दोनों को जोड़ के गिराएंगे तो 100 नहीं हो जाएगा उसका, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो वो 80 पे आ जाएगा। तो ये इसकी सारी की सारी जो है वो इसकी टेक्निक है, इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। उसके बाद अगर हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलें तो उसमें हम लोग इसके बारे में 2-3 चीज़ें और बता देते हैं, और वो 2-3 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ इसमें ये बतानी है कि इनके दरमियान में ये जो लार्जर और ये जो स्मॉलर सब यूनिट हैं, इनके दरमियान में बॉन्ड्स कौन से होते हैं, बॉन्ड्स ये क्यों जुड़ते हैं आपस में, क्यों चिपकते हैं, तो आप लोगों ने बता देना है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस जो हैं इनको जोड़ते हैं आपस में, और इसके अलावा इनके अंदर एक और बॉन्ड भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं साल्ट बॉन्ड। ठीक है, तो साल्ट बॉन्ड भी हो सकता है, मैग्नीशियम आयन भी इनको आपस में जोड़ सकता है, और बोथ दोनों ही जोड़ने में अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। साल्ट बॉन्ड क्या होता है? साल्ट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, ऐसा बॉन्ड है जो बनता है किससे, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ RNA एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो राइबोसोम होते हैं उनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक RNA और एक प्रोटीन। RNA का फॉस्फेट ग्रुप होता है, चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ चुके हैं, और प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप होता है। तो ये आपस में जो है जो बॉन्ड बनाते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं साल्ट बॉन्ड। राइबोसोम जो हैं, राइबोसोम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो आप लोगों को मालूम भी है कि इसका जो काम है, इसका काम बुनियादी तौर पे ये है कि ये प्रोटीन बनाता है सेल में। यूँ कह लें कि इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, और इस प्रोसेस को, इसके प्रोटीन बनाने के अमल को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके अंदर MCQ में बता देना है, इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब ट्रांसलेशन तो ये हो गया। अब होता ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2-3 बातें मैं आपको और बता दूंगा जो बुक ने इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बताई हुई, कि राइबोसोम जैसे मैंने बताया एक लार्जर सब यूनिट पे मुश्तमिल होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट पे मुश्तमिल होता है, कुछ ऐसे। अब होता ये है कि आम तौर पे ये दोनों सब यूनिट्स अलग-अलग होते हैं, यानी लार्जर अलग होता है, स्मॉलर अलग होता है। ये जुड़ते उस टाइम है जब ट्रांसलेशन का अमल स्टार्ट होता है, तो फिर ये आम तौर पे जुड़ते हैं, वरना ये आपस में नहीं जुड़ते, पहली बात। दूसरी बात, इनके अंदर जो मैसेंजर RNA जो आता है, ये देखें, ये मैसेंजर RNA है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। मैसेंजर RNA, ये देखें, दिस इज़ मैसेंजर RNA, क्योंकि मैसेंजर RNA के आने के बाद ही प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि मैसेंजर RNA कौन से सब यूनिट में दाखिल होता है, लार्जर में या स्मॉलर में। तो ऑब्वियसली डायाग्राम से नज़र भी आ रहा है स्मॉलर सब यूनिट में। और एक और MCQ भी ये बता दें कि मैसेंजर RNA का कौन सा हिस्सा पहले दाखिल होता है, 5 प्राइम
और 3 प्राइम। ये भी हम प्राइम्स जो हैं चैप्टर 2 में पढ़ के आ चुके हैं, यानी ये पहले अपना कौन सी चीज़ दाखिल करता है राइबोसोम में, 5 प्राइम वाला हिस्सा या 3 प्राइम वाला हिस्सा, तो आप बता देंगे कि 5 प्राइम वाला हिस्सा। ये दूसरा MCQ आपके जहन में आ जाएगा इस तरह। इसी तरह एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसमें, और वो टर्मिनोलॉजी है पॉलीजोम्स के हवाले से। अब व्हाट इज़ पॉलीजोम्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी पेपर में आ सकता है, अक्सर ही आया होता है पॉलीजोम्स, पॉली मैनी। ये देखें, ये लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, और ये देखें ये आ जाएगा स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्मॉलर सब यूनिट। मैंने कई राइबोसोम बना दिए, और ये मैं देखें इसमें बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने मैसेंजर RNA। दिस इज़ मैसेंजर RNA। ये अगर आप लोग देखें, ये मैसेंजर RNA 5 प्राइम, और ये क्या आ गया 3 प्राइम। अब हुआ क्या, मैसेंजर RNA एक ही मैसेंजर RNA है, लेकिन राइबोसोम जो हैं कई हैं। इस कम्बिनेशन को, जिसमें कई राइबोसोम हो और एक सिंगल मैसेंजर RNA हो, इस कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीजोम। तो ग्रुप ऑफ RNAs अटैच टू द सिंगल मैसेंजर RNA इज कॉल्ड एज पॉलीजोम। बुक की डायग्राम में आपने देखा भी होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बाहर को निकले हुए हैं। ये बेसिकली क्या हैं, ये हैं प्रोटीन्स। क्या हैं ये, प्रोटीन्स हैं। अब इन प्रोटीन्स का साइज़ डिफरेंट क्यों है, जैसे इसका साइज़ सबसे बड़ा है प्रोटीन का, इसका साइज़ कम है, इसका सबसे कम है। हुआ क्या था कि जब यहाँ से ये मैसेंजर RNA आया था, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले 5 प्राइम दाखिल करते हैं। सपोज़ ये एक सांप है और ये दाखिल हो गया है, और ये सांप जो है ये गुज़र रहा है, तो ये हमारे पास घर 1 है, ये घर नंबर 2 है, ये घर नंबर 3 है। इसका मतलब है सबसे पहले ये इस घर में दाखिल हुआ था, फिर इसका सर इस घर में दाखिल हुआ, फिर इसका सर इस घर में दाखिल हुआ। तो अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहले किस में दाखिल हुआ था, तो वो इसमें दाखिल हुआ था, फिर बाद में इसमें दाखिल हुआ, और सबसे आखिर में इसमें दाखिल हुआ। इसी वजह से इसमें से अब जस्ट निकलने वाला है, ख़त्म होने वाला, सांप निकल जाएगा यहाँ, तो इसी वजह से प्रोटीन भी ज़्यादा है। इसमें जस्ट अभी दाखिल हुआ है, तो लिहाजा प्रोटीन भी अभी क्या है, कम है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया। अब इसमें एक बात और बता दें, अगर कोई पूछ ले कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम होते हैं या 70S राइबोसोम होते हैं या दोनों होते हैं, तो आपने बताना है दोनों ही होते हैं। आम तौर पे हम बुक में पढ़ते हैं कि यूकैरियोट के अंदर जो हैं वो 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं, जैसे कि हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, उसके अंदर भी राइबोसोम होता है। इसी तरह आप बता दें क्लोरोप्लास्ट है। अब ये दोनों ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, इनके अंदर अपना राइबोसोम होता है, तो और वो कितने S होता है, तो 70S और 70S। तो एज अ होल अगर देखा जाए, साइटोप्लाज्म में तो सिर्फ आपको यूकैरियोटिक में 80S ही मिलेगा, लेकिन एज अ होल अगर सेल में देखा जाए तो सेल के अंदर 80S भी होता है यूकैरियोट में, और 70S भी मौजूद होता है, दोनों ही इसके अंदर मौजूद होते हैं। आखिर में जाके इसको इस तरह आप ख़त्म करेंगे कि ये जो पॉलीजोम है इसका फ़ायदा क्या है। पॉलीजोम का फ़ायदा ये है कि एक ही टाइम में आप कई पॉलीपेप्टाइड चेन ले सकते हैं, वरना पहले क्या था कि पहले इसको एक में से गुजरना पड़ता, फिर दूसरे में से, तो एक ही टाइम में वो गुजर रहा होता है, तो मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो बन रही होती हैं। एंड पे जाके एक और MCQ बता दें कि जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन वो क्या है, वो है राइबोसोम, और फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन सी है, राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं, तो आप बता दें वो बनते हैं न्यूक्लियोलस में। अब न्यूक्लियोलस क्या है, ये एक और ऑर्गेनल है
जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये देखें न्यूक्लियस के अंदर, ये है जी न्यूक्लियोलस। यहाँ पे राइबोसोम बनते हैं और बनने के बाद यहाँ पे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके डिटेल में भी आ जाएगा। और यहाँ से ये राइबोसोम निकल के फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पहुँच जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बता दिया, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज़ राइबोसोम एंड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज़ न्यूक्लियोलस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोगों ने MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.